अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते थे कि हमें फैमिली वीज़े के बारे में बताएं कि पोलैंड का स्पाउस वीज़े के बारे में क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे वीज़ा मिलता है, क्या उसके चांसेस हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो ये सारी वीडियोस के बारे में A to Z मैंने इसको कवर अप किया और एग्जांपल्स दे के कि कैसे हम कौन सी चेकलिस्ट है उसके लिए। तो उसके लिए मैं आपको अभी कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेके जा रहा हूँ जो आज की वीडियो बगैर किसी मजाक के, क्योंकि फैमिली का मामला है तो बड़ा सीरियस होना पड़ेगा। लेकिन फैमिली में ये चीज़ याद रखें, अगर आप अनमैरिड हैं तो फैमिली में आपके पेरेंट्स आते हैं, आपके जो अनमैरिड सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, ये लोग आते हैं। ठीक है, अगर आप मैरिड हैं तो फिर आपकी फैमिली, आपकी वाइफ, आपके बच्चे और आपके पेरेंट्स, फिर आपके ब्रदर सिस्टर वाला काम निकल जाता है। इस तो अलावा ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ कज़न है, ਜਿਹੜੇ चाचे फुफियाँ ताए या जो भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि साडा बंदा पोलैंड है वो हमें बुला लेगा, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, तो ये बात पहले क्लियर हो गई। तो अब चलता हूँ मैं आपको वीडियो की तरफ लेके कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और किस फॉर्म में रिक्वायर्ड हैं, और अगर ये आप पूरी कर लेते हैं तो आपके फैमिली के वीज़े के मैक्सिमम चांसेस हैं। और दूसरी बात, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये यूके की तरह डिपेंडेंट वीज़ा यहाँ पे इकट्ठा नहीं लगता। यहाँ पे आपको पहले कैंडिडेट का वीज़ा लगता है, इधर वो स्टडीज़ के लिए जा रहा है या वर्क परमिट पे जा रहा है। ठीक है, तो और आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे, या आपका अगर स्टडी पे जा रहे हैं तो आपका बैंक बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, और अगर आप एम्प्लॉयमेंट पे हैं तो आपकी सैलरीज़ और आपके पास जो वहाँ पे सेविंग्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके जो डिपेंडेंट है उसका वीज़ा लग जाएगा। तो वीज़ा कैसे लेना है, चले मैं आपको पहले एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स बताता हूँ। तो सबसे पहले जब आप एम्बेसी को ईमेल करते हैं कि हमें जो है वो वीज़ा, मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ तो मुझे जो है वो फैमिली का वीज़ा अप्लाई करना है, फैमिली रीयूनियन का। तो सबसे पहले आप अपना साथ में ऑफ़र लेटर लगाते हैं। आपने अपना, अगर स्टूडेंट आए हुए हैं तो आप अपना यूनिवर्सिटी का कार्ड साथ में लगाएं, अपना वीज़े का स्कैन लगाएं, और सबसे बेहतर ये होता है कि आप पहले अपनी TRC वहाँ पे जाके 2-3 मंथ्स में या 4 मंथ उसको लग जाते हैं, तो वो TRC कार्ड ले लें। तो उसके बाद आपकी फैमिली का जो इन्विटेशन है वो बहुत ईजी और स्मूथ हो जाता है, वीज़े के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे पास सारी चीज़ें पूरी हैं और मैं सिर्फ वीज़े पे या पासपोर्ट पे ही वीज़ा लेना चाह रहा हूँ, जैसे मेरे अपना केस था, तो फिर भी आपका वीज़ा लग जाता है। तो उसके लिए सिंपली आपने सबसे पहले आपने एम्बेसी को एक ईमेल करनी है उनके ID पे कि मैं जो है यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और ये मेरा जो है ये स्टूडेंट ID कार्ड है, ये मेरा वीज़ा है, ये मेरा पासपोर्ट स्कैन है। तो मैं इनको जो है वो अपनी फैमिली को, अपनी बीवी को या बच्चे को या अपने पेरेंट्स को बुलाना चाह रहा हूँ। तो ये बीवी बच्चे के मामले में आप एज ए स्टूडेंट जाके भी इसको एज अर्ली एज, तो उसकी वो प्रेफरेंस होती है। ठीक है, तो ये देखें, ये यहाँ पे अगर हम चले जाते हैं तो प्राइवेट विज़िट, जो फैमिली विज़िट है उसकी रिक्वायरमेंट क्या उन्होंने एम्बेसी ने दी हुई हैं, तो उसकी मैंने यहाँ पे एक चेकलिस्ट भी बनाई है। यहीं से जो रेलेवेंट, मोस्ट रेलेवेंट आपके होते हैं डॉक्यूमेंट्स, उनके हवाले से। तो सबसे पहले आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, ये डुली साइन एंड फिल्ड बाय द एप्लीकेंट। तो जो एम्बेसी आपको एक टाइम स्लॉट देती है, एम्बेसी आपको कहती है कि आप अपनी फैमिली को विज़िट वीज़े पे बुलाएं। ये 6 माह का विज़िट वीज़ा लगता है जो बाद में आपका TRC में कन्वर्ट हो जाता है। तो वीज़ा डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में सबसे पहले वीज़ा आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, जो आपने ऑनलाइन उनके ई-कॉन्सुलेट पे फिल आउट करना है। ये मैं आपको फॉर्म भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, अगर जस्ट वेट सेकेंड, मैं आपको फॉर्म भी दिखा रहा हूँ। जैसे ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, ये मैं फ़िल आउट किया था अपनी फैमिली का, अपनी वाइफ का। तो ये आपने ऑनलाइन उनके कॉन्सुलेट पे जो है इसको फ़िल आउट करना है। ठीक है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के बाद फिर आप ये देखेंगे, मैंने एक पूरा फोल्डर जो है वो फैमिली पोलैंड वीज़ा के हिसाब से बनाया हुआ, और उसको इस तरह जो है वो नंबरिंग दी हुई है। पहले आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, फिर आपका जो है वो पासपोर्ट की 2 रिसेंट फ़ोटोग्राफ्स। अब यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स में आपकी जो है वो रीसेंट पिक्चर होनी चाहिए जो आपने फ़ोटोग्राफ़र से बनवानी है, जो पासपोर्ट साइज़ हो और वाइट बैकग्राउंड के साथ हो, 6 माह से ज़्यादा पुरानी ना हो, और उसकी जो डायमेंशंस हैं जब आप फ़ोटोग्राफ़र के पास जाते हैं वो 3.5 × 4.5 वो खुद ही जो है वो वहाँ पे आपको जो है वो कर देता है। अगर यहाँ पे हो तो मैं अपने आप को शायद बच्चे की या कहीं इनकी मैं दिखा देता हूँ आपको। नहीं, यहाँ पे नहीं है वो, शायद मेरे पास, हाँ वो उनके पास ही होंगी, क्योंकि उन्होंने प्रिंट लेना है। तो वो आपने उसकी शॉर्ट फॉर्म भी ले लेनी है और प्रिंट फॉर्म में भी उसको ले लेना है। ठीक है,
तो अब उसके बाद आ जाता है जी आपका एन ऑर्डिनरी पासपोर्ट और दी रिकग्नाइज ट्रैवल डॉक्यूमेंट, ठीक है, एटलीस्ट 3 months फ्रॉम द एक्सपायरी डेट ऑफ वीज़ा अप्लाइड फॉर। तो आपका ये याद रखें, जब भी आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने उसको कम से कम जो आपका पासपोर्ट हो वो उसकी मैक्सिमम वैलिडिटी हो, इसकी एक्सपायरी डेट पास ना हो। ये ना हो आप 3 महीने उसकी एक्सपायरी डेट हो, 6 माह हो या 1 साल हो, कम से कम उसके 2 या 3 साल का गैप उसका होना चाहिए ताकि आपको आगे अर्जेंट प्रॉब्लम ना बने। अब उसके बाद आ जाता है जी आपका पासपोर्ट आ गया, इसके बाद आपका फ़ोटोकॉपी ऑफ योर नेशनल आईडी कार्ड आ गई, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका निकाहनामा है या आपका FRC जो आपने नादरा से बनाया हुआ, अगर बच्चे भी साथ हैं तो उसको कंप्यूटराइज्ड आप बनवाएं। फिर अगर बच्चे आपके 18 साल से कम हैं, आप इधर पहुंच गए हैं, आपकी बच्चे उधर हैं, आपकी बीवी है, उसने अकेला उसका वीज़ा लगवाना है आपके बच्चों का, तो उसको एक नोटरी कंसेंट ऑफ द अदर पेरेंट इज़ रिक्वायर्ड। तो ये आपने अदर पेरेंट की जो नोटरी कंसेंट है, जैसे ये यहाँ पे मैंने बनवाई है, तो ये आपने यहाँ पे जो बंदा बाहर बैठा है उसने उसकी बना के तो उसको नोटराइज्ड करवाना है। नोटराइज्ड का मतलब ये होता है कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जो नोटरी वाला है वो उसको आपके सामने दे के उसको आपके सिग्नेचर लेता है और आपको स्टैम्प करके देता है। तो ये पोलैंड में नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट्स जो है ये बहुत ज़्यादा चलते हैं। अब उसके बाद आ गया आपका जो है वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट है, जो ओरिजिनल यहाँ पे कैंडिडेट की बैंक स्टेटमेंट, स्टूडेंट की बैंक स्टेटमेंट होगी जो उसने सेविंग्स की हुई हैं। अगर वो फैमिली को बुलाना चाह रहा है तो 720 ज़ोलाटे पर मंथ आपकी पर कैंडिडेट, जितनी माह का 1 साल का अगर आप वीज़ा अप्लाई उनका डी टाइप कर रहे हैं तो आपने उसको हिसाब लगा लें कि आपका तकरीबन 10,000 ज़ोलाटे एक बंदे का खर्चा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह बच्चों का भी है, बच्चों का कुछ कम है, 500 या समथिंग है, तो ये आपने उस हिसाब से आपकी बैंक स्टेटमेंट हो। अगर आप जॉब पे हैं तो आपकी लास्ट 3 सैलरी स्लिप्स हैं। इसके अलावा आपका जो है वो सैलरी स्लिप्स हो गई, आपकी बैंक स्टेटमेंट हो गई। तो ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं कि जो बंदा आपको बुला रहा है उसके पास ये सारी चीज़ें हैं कि वो आपके अखराजात को कवर कर ले। अब इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, फॉर्मल इनविटेशन लेटर कॉल्ड ज़ेप्रोशने, ठीक है। ये एक इनविटेशन डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, जब भी आप पोलैंड में आते हैं, पोलैंड में अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे जो बंदा आया हुआ है, स्टूडेंट आया हुआ है या आपका जो कैंडिडेट आया हुआ है, अगर वो यहाँ पे 5 साल से ज़्यादा उसको हो गया टाइम, तो फिर जब वो इनविटेशन बनाएगा तो फिर वो ऑफिशियल इनविटेशन यहाँ पे इनके ऑफिस में जाएगा, फॉरेन ऑफिस में, वहाँ पे वो एप्लीकेशन सबमिट करेगा। तो वहाँ पे उसको जो है वो एक ज़ेप्रोशने की जो है वो एक लेटर सा बना के देंगे जिसको वो एम्बेसी में प्रेजेंट करेगा। ये उनके लिए है जो काफ़ी टाइम से यहाँ पे हैं, जिनके पास रेजिडेंस कार्ड है, ठीक है। या कोई यहाँ पे अगर कोई पॉलिश नेशनल है तो वो किसी को भी ज़ेप्रोशने से जो है वो पाकिस्तान से या कहीं से बुला सकता है इनविटेशन अपनी भेज के। तो जो बच्चे नए आए हैं या जो कैंडिडेट नए आए हैं यहाँ पे, उन्होंने ये कैसे ज़ेप्रोशने या इनविटेशन जो है वो डॉक्यूमेंट लेना है, तो इसका आप ये हल है कि आप एक अपने इनविटेशन बनवाएं। जैसे मैं अपनी 2 दोस्त हैं जो यहाँ पे जो भी अपनी फैमिली को लेके आए, उनको भी ये अपना फॉर्मेट भेजा था। तो ये आपने सारा कुछ ऐसे लिख के ये फॉर्म एक बना के इसको आपने नोटराइज्ड करवा लेना है। यहाँ से नोटराइज्ड करवा के आपने इसकी जो स्कैन है इसको अच्छा सा स्कैन करके देखें, आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे स्कैन होने चाहिए। मैं इसीलिए अपने हर बच्चे को डॉक्यूमेंट्स में कहता हूँ कि आप इसको प्रॉपर स्कैनर से स्कैन करवाएं, ना कि ये मोबाइल से तस्वीर के खींच के, और वो भी टेढ़ी सी तस्वीर और फ्लैश के साथ आप खींच लें, तो ऐसा कुछ नहीं चलेगा। आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट थ्रू आउट स्कैन होना चाहिए, उसकी ओरिएंटेशन सीधी होनी चाहिए, उसके वर्ड्स क्लियर होने चाहिए, PDF फॉर्म में हाई रेजोल्यूशन में होना चाहिए। तो फिर वो आप जो है वो डॉक्यूमेंट अगर आप इसको एम्बेसी में आपने अटैच करके भेजना है, बाकी साथ में सारी चीज़ें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ज़ेप्रोशने, ये इनविटेशन लेटर जिसको बोलते हैं। अब उसके बाद आ जाता है कॉपी ऑफ फ़्लाइट बुकिंग, ये बोथ वेज़। अब यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती कर लेते हैं कि जो है वो एक साइड की टिकट लगा देते हैं। देखें, जब आपकी एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी ट्रैवल जो टिकट है, जिसको डमी टिकट बोलते हैं,
तो ये दोनों साइड की ही होनी चाहिए, ठीक है। जो आपकी डमी टिकट है ये आपकी बोथ फेज़ आपकी कंफर्मेशन चाहिए, ये आपके जो ट्रैवल एजेंट्स हैं इनके पास होती है। आप इनको 4-5 हज़ार देते हैं तो वो आपको एक फॉर जाने की और रिटर्न टिकट एक ख़ास डेट की अराउंड 1 ईयर के गैप से तो आपको दे देते हैं। ये फ़्लाइट रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे आ जाता है 10 पॉइंट पे प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन जो बंदा आपको होस्ट कर रहा है, अगर हस्बैंड अपने वाइफ बच्चों को बुला रहा है तो उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि उसके पास इतना फ्लैट हो, कम से कम 50 स्क्वायर मीटर उसके पास स्पेस हो जिसमें वो उन कैंडिडेट्स को, 2 बीवी और बच्चे को अकोमोडेट कर सके। ये ऐसे नहीं है कि दुबई और शारजा की तरह एक कमरा लैके तो 7-7 8-8 जने एक दूसरे के उत्ते बैड उत्ते चढ़े या तो अंदर साथ बंद हो रहा। यहाँ पे प्रॉपर आपका हाउस होना चाहिए जिसकी आपके पास हाउस एग्रीमेंट हो जो आपने यहाँ पे भेजना है। पेरेंट्स को बुला रहे हैं तो उसके हिसाब से आपके पास स्पेस होनी चाहिए कि अलग रूम है, ये आपने उसमें मेंशन करना है। ये प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन आ गया। इसके बाद आपका ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये 30,000 यूरो की कवरेज होनी चाहिए। कुछ लिस्ट दी हुई है एम्बेसी ने अपने पैनल पे, पोलैंड ने या यूरोपीय यूनियन ने, कि ये वाली जो है आपकी इंश्योरेंस कंपनीज ये हमारे पैनल पे हैं, हर कंट्री की उन्होंने दी हुई है। तो पाकिस्तान में अलाइड वाले हैं जो बड़ा फैसिलिटेट कर देते हैं और एक उनका कभी प्रॉब्लम नहीं बना उनकी हेल्थ इंश्योरेंस में। तो वो आप या कोई और भी जो भी इसके पैनल पे हो आपके एम्बेसी के, वहाँ से आप हेल्थ इंश्योरेंस, तो ये राउंड अबाउट डिपेंडिंग ऑन रेट 15 से 16 हज़ार या 17 हज़ार की फैमिली इंश्योरेंस मिल जाती है। ये आपने लगानी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि फैमिली इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, ये देखें, ये पूरी एक ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो यहाँ पे आपको चाहिए होती है, जो आपने अपनी फैमिली में, उसमें आपके बच्चे हैं, उसमें आपकी वाइफ है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपने ये करवानी, ये एक्सेप्टेबल होती है एम्बेसी में। अब उसके बाद आ जाता है जी आपका जो बंदा बुला रहा है उसका पासपोर्ट, उसका जो है उसका अगर वीज़ा लगा हुआ है या उसका TRC कार्ड है तो वो आपको चाहिए, ठीक है। वो उसने साथ स्कैन करके भेजना है। तो ये 1 बाई 1 ये देखें सीरियल नंबर में मैंने तकरीबन 12 पॉइंट्स हैं जिनको मैंने इस तरह की ये हमने कर लिया है। इसको डन साथ में करते जाएं, अगर कोई चीज़ रहती है वहाँ उसको हाईलाइट कर लें। तो इस तरह अपनी चेकलिस्ट आप पूरी करें। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जब इस फॉर्म में, प्रॉपर फॉर्म में, फोल्डर में आपके ओरिजिनल जो अच्छे स्कैन्स हैं वो पड़े होंगे तो आपके वीज़ा में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीज़ा भी स्मूथली लग जाएगा, आप फैमिली और अपने बच्चों को भी मिल सकते हैं। दुनिया में अगर आपके पास सारी चीज़ें, रिसोर्सेज पूरे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको अपनी फैमिली से मिलने से नहीं रोक सकती, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फैमिली रीयूनियन पे तो इनके लॉज ये खुद सपोर्ट करते हैं कि आपको, उनको पता है कि फैमिली के साथ ही रहना है। तो ये चीज़ें देखें, अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल रखें, अपनी नीयत साफ़ रखें, अपनी कोशिश करते रहें तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। चैनल में आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं और कोई नए टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर नीचे कमेंट करें और हर कमेंट को मैं रिप्लाई बैक करता हूँ, कोशिश करता हूँ आपके मैसेजेस हर एक को रिप्लाई बैक करता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि कोई मैसेज ऐसा आया होगा या जिसको मैंने रिप्लाई बैक नहीं किया। देर हो सकती है लेकिन नेर नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू।